हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं विभू मिश्रा। आज हम क्लास 9th मैथ्स 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपका 1.3 देखना है। लेकिन उसको समझने से पहले आपको सशर्त कथन और विलोम, इस पूरे टॉपिक का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्कूल से हैं, और अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स, ये क्या होता है? सशर्त कथन और विलोम बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। तो इसका देखिए पहले डेफिनेशन क्या है कि जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं, या यदि या तो के रूप में जो कथन लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? सशर्त कथन कहते हैं। जैसे यदि मैं आता तो तुम नहीं गिरते, ऐसा यदि और तो से प्रारंभ हो या हो, ये एग्जाम्पल है, ये मैथ नहीं था। लेकिन यदि और तो के रूप में जो कथन लिखा जाता है उसे सशर्त कथन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा इसी में पॉइंट है, सशर्त कथन में यदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यांश को पूर्वार्ध, मतलब कि एंटीसेडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और तो से प्रारंभ होने वाले वाक्यांश को उत्तरार्ध यानी कि कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। मतलब कि जो यदि से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वार्ध। और जहाँ यदि का खत्म होकर तो से स्टार्ट हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध यानी कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पर यदि और तो हो गया। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट रहेगा कि दिए गए सशर्त कथन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अदला बदली करने पर प्राप्त जो नया कथन प्राप्त होगा, प्राप्त कथन को मूल कथन का विलोम, कन्वर्ज कहते हैं। अब जैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को, जैसे तुम नहीं, मैंने अभी क्या एग्जाम्पल दिया, यदि मैं आ जाता तो तुम नहीं गिरते, तुम नहीं गिरते यदि मैं आ गया होता। अगर ऐसा बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी अदला बदली कर देंगे तो जो कथन जो प्राप्त होगा वो मूल कथन का, जो पहले वाला कथन का, उसका उल्टा हो जाएगा। विलोम कथन, कन्वर्ज कहते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद लेकिन एक शर्त ये भी है कि किसी सशर्त कथन का विलोम सदैव सत्य नहीं होता। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि अगर जैसे विलोम बना दिया जाए तो उसका जो मीनिंग है वो सेम हो या सत्य हो, ये बात भी ध्यान देनी है आपको। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे आप लोग समझिए। जैसे एग्जाम्पल कोई दे दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ये तो आपको ये एग्जाम्पल है। अब इसको सशर्त यानी यदि और तो के रूप में हमें लिखना है। तो यदि और तो के रूप में यानी कि एंटीसेडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के रूप में लिखेंगे तो दिया गया है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक। यदि दिया गया चतुर्भुज, अब देखो यदि से प्रारंभ हो गया। ठीक है, यदि चतुर्भुज हो या यदि दिया गया चतुर्भुज हो। ठीक है, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो। अब यहाँ पे देखिए तो, यदि और तो से देखो प्रारंभ हो गया। यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अब देखिए ये समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अब इसको सशर्त जब करके लिखा, कंडीशन लगा दिया, तो कंडीशन की स्थिति में क्या होती है कि यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अब इसी का विलोम कर दे, इसका कन्वर्ज कर दे तो कैसे होगा? उसका स्टेटमेंट देखो कि यदि, अब देखो क्या विलोम में क्या करना था, जो तो वाला पार्ट है, मतलब ये वाला वाक्यांश जो है ये पहले लिख देंगे और यदि वाला जो वाक्यांश है वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो लिखेंगे यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज है। जैसे यहाँ पे क्या क्या, तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं। अब यहाँ पे इसको बदल के यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज है। यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो। देखो कैसे सेंटेंस में अदला बदली कर दिया और वो विलोम हो गया। क्योंकि ये वाला विलोम यहाँ पर क्या है? सत्य है। ये वाला विलोम क्या होता है? यहाँ पे सत्य है। इसका कन्वर्ज जो है दोनों सत्य है। इस फॉर्मेट में लिखो, सशर्त वाला या विलोम वाला, या एग्जाम्पल में जो दिया ये फॉर्मेट तीनों जो है वो सही है। लेकिन कभी कभी ये सही नहीं होते हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है कि किसी सशर्त कथन का विलोम कथन सदैव सत्य नहीं होता। जैसे मैं आपको बुक में दिखा दूं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देखिए, जिससे दिया है सशर्त कथन है कि यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या हो, अभाज्य यानी प्राइम नंबर, तो वह संख्या सम या विषम होगी। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो मैंने पहले आपको प्राइम नंबर दिखा देती हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे क्या होते हैं? अभाज्य संख्या है। 13 है ये सारे अभाज्य संख्या है।
तो वह संख्या विषम संख्या, सम या विषम कोई भी हो सकती है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7 ये सारे अभाज्य संख्या है, सॉरी 2 सम संख्या है और बाकी ये सारे विषम संख्या है। तो अभाज्य संख्या सम या विषम संख्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसका विपरीत कर दिया, विलोम कर दिया, अगर यदि कोई संख्या सम या विषम हो तो वह अभाज्य संख्या होती है। अभी क्या है, अभाज्य संख्या हो तो सम या विषम होती है। अब क्या हो गया, संख्या सम या विषम हो तो अभाज्य संख्या होती है। तो ये कथन सत्य असत्य है, विलोम जो है इसका असत्य हो गया, मतलब ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या विषम संख्या सब मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ये सब होते हैं, ठीक है। अब इसमें लेकिन ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। लास्ट में क्या लाइन है, सम या विषम संख्या हो तो, जैसे इसमें 3 है, 5 है, 7 है, ये विषम संख्या है। इसमें सम संख्या है 2 4 6, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 2 4 6 ये अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसीलिए सम या विषम संख्याएं सारी अभाज्य नहीं होती, लेकिन सब अभाज्य संख्याएं वो सम या विषम होती हैं। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस को अगर विपरीत कर दिया जाए तो वो जो है सत्य नहीं होते या सही नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया, तो आपको ये यदि और तो वाला फॉर्मेट, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम उसी पर बेस्ड है। 1.3 में निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखिए, मतलब सशर्त कथन के रूप में लिखना है। जैसे पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं। ये नॉर्मल है, इसको हमें क्या करना है, यदि और तो के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो इसका आंसर करते हैं, यदि और तो के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम। यदि दिया गया है लिखेंगे, या फिर लिखेंगे यदि कोई चतुर्भुज देखिए यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो, अब देखिए यहाँ से तो प्रारंभ हुआ, तो उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। हाँ, तो उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। इसको यदि और समांतर, जब कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख जो कोण हैं उसके क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखिए, आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यदि कोई चतुर्भुज आयत हो, यदि कोई चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। ये सिंपल है। इसके बाद अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट पहले क्वेश्चन का है, थर्ड। तो पहले देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। पहले तो आप खूब समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा मुझे पता है कि पता होगी, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, उसको समद्विबाहु। तो ये भुजा मान लो समान है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष बिंदु हो गया, तथा आधार, ये आधार हो गया, के मध्य बिंदु, आधार का ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है, को जोड़ने वाला रेखाखंड, मतलब शीर्ष बिंदु और आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। मतलब इस पर क्या होता है, लंब होता है, जो 90 अंश का कोण बनाता है, इस पर क्या होता है, लंब होता है। यही ये सेंटेंस का अर्थ है। तो इसको अगर हमें सशर्त लिखना है, यदि और तो के रूप में लिखना हो, तो हमें कैसे लिखना है, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। हमारा मेन आंसर ये है कि हमें यदि और तो के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि दिया गया कोई त्रिभुज, दिया गया कोई त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज
हो। अब देखो यहाँ तक हो गया, तो उसके क्या हो जाएगा, तो उसके शीर्ष बिंदु, तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। आधार पर लंब होता है। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, दिए गए कथनों के विलोम लिखिए। दिए गए कथनों के विलोम में क्या है, पहला है, दूसरा, तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के विलोम लिखिए। अब यहाँ पे जो अभी आपने सशर्त देखा, अब क्या करना है, विलोम करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका विलोम कैसे होता है। पहला है, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होती हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं केवल आंसर लिख रही हूँ। तो पहले का आंसर होगा, यदि दी गई रेखाओं, यदि इसका उल्टा करना है। प्रश्न क्या है कि समांतर रेखाएं, तो हम क्या करेंगे, दी गई रेखाएं। यदि दी गई दो रेखाओं, ठीक है, यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा, तथा उनकी बुक सामने खोल के फ्रेंड्स रखेंगे, किसी तिर्यक रेखा, किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण, मेरे सामने बुक है, सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या था, दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखाएं दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती हैं, हमने क्या किया, दो रेखाएं उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांगसम हो। पहले सर्वांगसम को पहले कर दिया तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। जो पहले समांतर थी उसको लास्ट में कर दिया और सर्वांगसम को पहले कर दिया। जस्ट इसका कन्वर्जन कर दिया, मतलब दूसरे पद का पहले पद से अदला बदली कर दी। अब दूसरा देखिए प्रश्न है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करती हैं तो बनने वाले अंतःकोण को एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। पहले आपको पता होना चाहिए संपूरक क्या होता है। संपूरक क्या है, जैसे ये दो तिर्यक, ये समांतर रेखा में ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये इसका और इसका जो भी जोड़ने पर कितना मान आना चाहिए, जिसको भी जोड़ने पर मान कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, उसको संपूरक बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो वही है कि इसका आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर ही मैं लिख रही हूँ कि यदि कोई तिर्यक रेखा, देखो यदि कोई तिर्यक रेखा, ठीक है, दो परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब इन रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो इनके अंतःकोण, इनके जो ये अंतःकोण है, अंदर वाला जो कोण है, तो इनके अंतःकोण संपूरक होते हैं। ये 8वीं में भी आपने पढ़ा है, होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड का आंसर डायरेक्ट देख लेंगे। क्वेश्चन क्या, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। बुक में देखिए, तो आयत के, तो यहाँ पे आंसर होगा यदि सर्वांगसम होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्वांगसम को पहले लिखेंगे और विकर्ण, आयत के विकर्ण को लास्ट में। तो लिखेंगे यदि चतुर्भुज के विकर्ण, यदि चतुर्भुज
भुज। अब यहाँ पे आयत क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो वहाँ पे चतुर्भुज लिखेंगे, आयत की बात बाद में करेंगे। यदि चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हैं तो, जब सर्वांगसम है तो क्या होगा, वह चतुर्भुज, तो वह चतुर्भुज क्या हो जाएगा, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, वह चतुर्भुज आयत होता है, आयता नहीं आयत होता है। ये इसका आंसर हो गया है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको प्रकृति संघ या क्वेश्चन सेट का पूरा आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि संपूरक कोण और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु समद्विबाहु और समद्विबाहु, इस सारी त्रिभुजों के प्रकार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।